वो सपना टूटता हुआ उन्होंने अपने जीवन काल में देख लिया था। लेकिन बापू निराश होकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए अपने सपने को पूरा पुनर्जीवित करने के लिए वो कार्यरत रहे होते। उसमें उनको सफलता मिलती कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे आंसू टपकाते नहीं बैठते कि मेरे सपनों का भारत टूट गया। उनको दी गई टूल किट, उनको दी गई स्क्रिप्ट के मुताबिक अदाकारी करना है, ये सारी चीज़ें बहुत सुनिश्चित तरीके से करवाई जा रही है। और उसके पीछे जिस शक्ति ने नथुराम गोडसे को भेजा बापू की हत्या करने के लिए, वही संघी विचारधारा है, वही संघी संस्था है आरएसएस। पर व्यक्ति को मार सकते हैं, विचार को नहीं मार सकते। ये गांधी की हत्या करवाने वाली जो एक विचारधारा है उसको भी ये समझ में आ गया, इसीलिए गांधी की हत्या करवाने के बाद आज 75 साल तक उसके विचारों की हत्या करने में वो लोग व्यस्त रहे। महात्मा गांधी के बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं उनके प्रपौत्र तुषार गांधी जी। नमस्कार। तुषार जी, आपको शायद याद नहीं होगा, आपसे मेरी मुलाकात जो पहली हुई थी वो संगम इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप महात्मा गांधी जी की जो बची हुई अस्थियां थी उनके विसर्जन के लिए वहाँ आए थे, और काफ़ी भीड़ भाड़ थी और लोगों ने बड़े श्रद्धा पूर्वक वहाँ लोग आए थे। आज की जो नई पीढ़ी है उसको गांधी जी के जीवन और उनके जीवन मूल्यों से और विश्व के लिए उनके योगदान से परिचित कराना एक बड़ी चुनौती है। खास करके इतना प्रोपोगंडा जो हो रहा है भारत में गांधी जी और उनके विचारों के खिलाफ। तो लेकिन गांधी जी पर जाने से पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं? रामदत्त जी, देखिए, मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि जो बापू के मूल्य हैं, तत्व हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी देना, अवगत करना। और आजकल जैसे आपने कहा कि बापू के बारे में दुष्प्रचार इतना संगठित रूप से किया जाता है कि वो लोग एक तरह से हमें बापू के बचाव में से ही बाज आने नहीं देते। हर रोज नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं और हम लोग अपना पूरा वक्त उसी में उसका खंडन करने में ही बिता देते हैं। तो आजकल वही उसी में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि ये एक साजिश है ताकि हम गांधी का जो महत्व, सही महत्व है, वो समाज में, वो कार्य में जो है, जिस आदमी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उस जीवन के वो कार्यरत रखने की जो कोशिश हमने करते रहना चाहिए। उसमें से हमारा ध्यान वो लोग विचलित करके बापू के बचाव में हमको व्यस्त कर दे रहे हैं। तो हमने भी ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अब मैं ज़्यादा वक्त गांधी का बचाव नहीं करता, क्योंकि अब मुझे समझ में आया है कि बापू को बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये दुष्प्रचार को मानने लगे हैं, उनको हम कुछ भी कर ले, वो लोग सच्चाई की तरफ मुड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग जो है, उनका जो विवेक है, वो विवेक बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि वो लोग झूठ को ही पकड़े रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से हमने गांधी की का उदाहरण समाज में कैसे जीवंत रह सके वो देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे विचारों के बारे में कि जो महात्मा गांधी के परिवार के लोग हैं, उनके वंशज हैं, उनके जो खानदान हैं, वो 2 अक्टूबर को गांधी जी को किस रूप में याद करते हैं, किस रूप में मनाते हैं? देखिए, हमारे लिए ये बात है कि एक तरफ वो हमारे पूर्वज हैं, तो परिवार का एक हिस्सा है हमारा।
और दूसरी तरफ वो एक सार्वजनिक व्यक्तित्व है जिसकी भक्ति भी लोग करते हैं और जिसका तिरस्कार भी लोग करते हैं। तो दोहरा हमारे लिए वो हो जाता है, उस व्यक्ति की दोहरी पहचान हमारे लिए होती है। जो पारिवारिक व्यक्ति है उसके लिए जो जैसे परिवार में सामान्य परिवारों में जिस तरह से वो होता है सलूक वैसे ही होता है। बचपन में मुझे याद है मेरे हमारे परिवार में एक प्रथा थी कि बापू की जो भी एनिवर्सरीज होती थी, जयंती या पुण्यतिथि, उस दिन एक वक्त का उपवास रखा जाता था घरों में, और फिर शाम को आश्रम की प्रार्थना करने के बाद वो उपवास तोड़ा जाता था और खाना खाया जाता था। तो मेरी युवा अवस्था तक वो परंपरा चलती रही। फिर धीरे धीरे शहरी जीवन के जो ज़रूरतें होती है उसके लिए, और वो अब नहीं उस तरह से अब नहीं मनाया जाता है। जब मैं विद्यार्थी था तो हमारी स्कूल में एक परंपरा ये थी कि उस दिन हमें छुट्टी होने के बावजूद हमें स्कूल जाना होता था, और सुबह से शाम तक जो पूरे स्कूल के का समय होता था स्कूल का चालू रहने का, उसमें हम सूत कताई करते थे पूरा दिन। और उस तरह से वो उसका सेलिब्रेशन होता था, गांधी जयंती और पुण्यतिथि दोनों दिन। तो ये सारी परंपराएं थी, इस तरह से होता था। अब क्योंकि ज़्यादा सार्वजनिक डिमांड रहती है तो पूरा दिन कार्यक्रमों में निकल जाता है। ज़्यादातर उसमें संगोष्ठियाँ होती है या विचार विमर्श होता है या संबोधन होता है लोगों को। एक रिचुअल हो गया है गांधी जयंती का। ये परिवार में कौन प्रमुख लोग अभी बचे हैं? जैसे राजमोहन जी का नाम या गोपाल कृष्ण जी का नाम तो सबको पता है, और कौन प्रमुख लोग बचे हैं? कुछ लोग मेरे ख्याल से अभी साउथ अफ्रीका में भी हैं वहाँ। साउथ अफ्रीका में मेरी बुआ है ईला गांधी। फिर मेरे दोनों बुआओं के बच्चे हैं जो मेरी जनरेशन के हैं, वो है। अगली जनरेशन के भी कुछ बच्चे हैं साउथ अफ्रीका में। हिंदुस्तान में देखे तो दो और बुआएं हैं अभी, तारा भट्टाचार्य जी और सुमित्रा कुलकर्णी। जी। तो राजमोहन गांधी और गोपाल कृष्ण गांधी के अलावा तो और मेरी जनरेशन के हरिलाल गांधी के वंशजों में नीलम बहन है, और बाकी भी बहुत सारे हैं जो मेरे बाद की जनरेशन के हैं। आप गांधी जी के ये कह रहे थे कि अब मेरा जो मुख्य फोकस है वो गांधी जी के विचारों, उनके जीवन दर्शन के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, बजाय इसके कि जो दुष्प्रचार होता है उसका खंडन करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना। तो खास करके जो यंग जनरेशन है, जो नहीं जानते गांधी जी के बारे में या जो उस दुष्प्रचार से प्रभावित हैं, तो उनके लिए संक्षेप में आप बता सकते हैं कि गांधी जी के जो खास उसूल क्या थे? देखिए, बापू का कोई ऐसा उसूल उनका आविष्कार नहीं थे। उन्होंने जो मानव सभ्यता की जड़मूल में जो उसूल और जो मान्यताएं थी जिसके कारण हमारा समाज और हमारी संस्कृति बने, उन्हीं को उन्होंने अपनाया था। जैसे कि सत्य है, सद्भाव है, प्रेम है, समता है, न्याय है। ये सारी चीज़ों के कारण ही हमारे एक समाज के स्वरूप में हम उभरे, और उसमें से हमारी सभ्यताएं और संस्कृति का उद्भव हुआ। तो बापू ने भी ये हमेशा कहा था कि मैंने कोई नया आविष्कार नहीं किया है, मैंने ये जो सदियों पुरानी आस्था है उसी का इस्तेमाल मैंने किया है, और ये चीज़ें जब तक सभ्यता रहेगी तब तक वो महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बगैर सभ्यता टिक नहीं सकती। अब आप अहिंसा की बात कर लें
तो जब हमें दिखता है कि हिंसा का क्या परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है, और हिंसा का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ युद्ध होता है, युद्ध या मार धाड़। हिंसा वो भी होती है जो हमारे शब्दों में होती है, हमारे जो हमारा बर्ताव होता है लोगों के साथ उसमें होती है, जिस प्रकार से हम शोषण करते हैं लोगों को, वो भी हिंसा होती है। जिस तरीके से हम हमारे पर्यावरण और हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा होती है। तो जब ये सारी चीजों को हम समझने लगते हैं तो हमको पता चलता है कि गांधी ने जिन चीजों का उपयोग किया, जिनका इस्तेमाल किया, वो कोई समय मर्यादित वस्तु नहीं थी। हम सब कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक समय मर्यादित चीज थी जो सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सत्याग्रह के मूल में जो तत्व थे वो सत्य और अहिंसा और समानता और आदर के थे। और वो तो कभी भी ऐसा नहीं हम कह सकते कि अब वो काल बधीन हो गए, समय बधीन हो गए हैं। तो ये था, इसीलिए गांधी का कोई ऐसा नहीं है कि इतने समय के लिए ही वो पर्याप्त था, उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है। हमने ये आप समझना बहुत जरूरी है कि गांधी व्यक्ति था, लेकिन गांधी विचार ज्यादा प्रभावशाली था, और उन दोनों में एक फर्क था। विचार जो था वो उसकी कोई समय मर्यादा नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो था उसका जीवन उसके समय उसकी मर्यादा था। पर व्यक्ति को मार सकते हैं, विचार को नहीं मार सकते। ये गांधी की हत्या करवाने वाली जो एक विचारधारा है उसको भी ये समझ में आ गया, इसीलिए गांधी की हत्या करवाने के बाद आज 75 साल तक उसके विचारों की हत्या करने में वो लोग व्यस्त रहे हैं। इस पे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ आपने जो गांधी जी के बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो मानव सभ्यता है, जिन मूल्यों पर टिकी हुई है, उनको वही उनके मुख्य विचार थे। और मुझे लगता है कि उससे बड़ी चीज ये है कि भाई उन्होंने अपने जीवन में अमल किया, बजाय दूसरों को कहने से पहले उन्होंने अपने जीवन को उन मूल्यों की कसौटी पे रखा। और मैं समझता हूँ कि गांधी जी की एक जो विश्व को एक और सबसे बड़ी देन है। वैसे तो बहुत संत महात्मा मिल जाएंगे जो उन जीवन मूल्यों पर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन समाज को में उन जीवन मूल्यों को भरने की कोशिश करना सामाजिक जीवन में, और अन्याय का प्रतिकार शांतिपूर्वक। मुझे लगता है कि जो मैं समझता हूँ कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा हम जो उनसे आज भी प्रेरणा ले सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्याय अगर कहीं भी हो रहा है तो हम शांतिपूर्वक जो है उसका प्रतिकार कर सकें। और मैं समझता हूँ कि यही एक गुण था कि जब एक अंग्रेज ने उनको वहां दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंका, तो एक यंग वकील के नाते ये भी हो सकता था कि भाई वो उसके बाद निराश होकर चले आते, लेकिन उन्होंने उसका जो है उस कष्ट को बर्दाश्त करते हुए और वहां समाज को संगठित किया और उसका प्रतिकार किया, जिससे सत्याग्रह का अस्त्र जो है वो इजाद हुआ। तो सत्याग्रह तो मुझे लगता है कि वो भी काल बाधित नहीं है। जहां भी जिसका भी, और चाहे तानाशाह हो चाहे डेमोक्रेसी हो, कहीं भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये बताइए कि दुनिया के लिए, विश्व के लिए आज जितना अस्त्र शस्त्र और हिंसा और मुनाफाखोरी, जो बिजनेस मोनोपोली है, उसमें गांधी को हम कैसे एक आदर्श मान के प्रासंगिक हैं, किस रूप में गांधी को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है और जो राज्यों की हिंसा है उसका मुकाबला करने के देखिए, आज पूरे विश्व में एक नई मुहिम उभर रही है, जिसे कहते हैं कि सस्टेनेबल
लाइफस्टाइल कि जिसको हम निभा सके, टिका सके, जो किसी को हानि ना पहुंचाती हो। ये अहिंसा का ही एक स्वरूप है। और जब जब ऐसे स्वरूपों को की ज़रूरत, ऐसी पर्यायों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें गांधी कहीं ना कहीं अवतरित होते ही हैं। अन्याय के खिलाफ की लड़ाई हो, समता की लड़ाई हो, या अपने अस्तित्व को टिका रखने के लिए जो हमें अपने जीवन की आदतों में, जीवन जीने की जो एक स्टाइल हो गई, उसमें जो बदलाव करना पड़ता है, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में सत्य का आग्रह तो दिखाई देता है। तो ये इसी में जो समय बाह्य गांधी नहीं हो सकते, वो हमें उसका एहसास होता रहता है। तो ये सारी चीज़ों में हमें गांधी दिखते नहीं है, लेकिन गांधी इतना उसके अंदर समाविष्ट होते हैं, या उनकी जो मेथड होती है वो इतनी समाविष्ट होती है कि ये ऐसा है कि भाई हम जब श्वास लेते हैं, तो हमें ये एहसास नहीं होता कि इसमें ऑक्सीजन मिली है कि नहीं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, इसीलिए हम जिंदा रह पाते हैं। तो वैसे ही गांधी है कि वो अदृश्य है हर चीज में, लेकिन हर चीज में वो शामिल है। उसके सिवा वो चीजें टिक नहीं सकती है। और ये समझना हमारे लिए ये समझाना पड़ता है ये लोगों को। ये होता है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड, कि चीज है वो हम उसको मान लेते हैं, लेकिन उसको पहचानते नहीं, उसको पहचानने की जरूरत नहीं समझते। तो यही गांधी के साथ भी होता रहता है कि वो होता है इसलिए हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा, हमारा अस्तित्व टिका हुआ होता है। लेकिन हम उसको उसकी हर चीज के साथ ये नहीं करते, एक्नॉलेजमेंट नहीं करते रहते, टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते। आपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, लाइफ स्टाइल की, टिकाऊ विकास, जैसे प्रकृति जो है का नुकसान न हो। आज क्लाइमेट चेंज की इतनी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी जिस तरह से हम जो जीवन के पांचों तत्व हैं, मिट्टी, जल, पानी, आकाश, हवा, इस सब का जो है दोहन कर रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि गांधी जी वहाँ साबरमती किनारे रहते थे, पानी की कोई कमी नहीं थी, तब भी एक लोटा पानी से ही वो लेके और कुल्ला दातून करते थे। तो किस तरह से आज इतनी बात हो रही उनके जीवन में था, या जब वर्धा में उनकी कुटी बन रही थी तो किस तरह से उन्होंने जोर दिया था कि भाई ये इस पर कम से कम खर्च हो, 100 रुपए ज्यादा नहीं, और खास करके लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। आज जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं पश्चिम की नकल में, तो वो सही है कि हमें और मैंने तो इलाहाबाद में वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में गांधीयन इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती थी, क्योंकि बिल्कुल गांधी ने बिल्कुल। न केवल अपने टॉयलेट सीट का आविष्कार किया, बल्कि जो आश्रम बनाए उनका भी खुद वो आविष्कार किया। तो आप बार बार ये कह रहे थे कि कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं गांधी जी की हत्या के बावजूद। तो ये कौन लोग हैं? संघ, आरएसएस, जो गांधी हत्या में भी शामिल था, और उसके बाद गांधी विचार की हत्या करने की जो जो एक मुहिम है उसका सूत्रधार है। इसमें कोई दो बात नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो दुष्प्रचार है वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी सरफिरे ने किया, या किसी अज्ञानी व्यक्ति ने जिसको जानकारी नहीं है उसने किया। ये बहुत सुनिश्चित तरीके से किया जाता है। इसकी एक पूरी व्यूह रचना है, इसमें सारे किरदारों को सेट किया गया है, उनको संकेत दिया जाता है कि कब उन्होंने अपना दिया हुआ अदाकारी को निभाना है, उनको दी गई टूल किट, उनको दी गई स्क्रिप्ट के मुताबिक अदाकारी करना है। ये सारी चीज़ें बहुत सुनिश्चित तरीके से करवाई जा रही है। और उसके पीछे जिस शक्ति ने नथुराम गोडसे को भेजा बापू की हत्या करने के लिए, वही संघी विचारधारा है, वही संघी
संस्था है आरएसएस। लेकिन प्रधानमंत्री तो जहां भी दुनिया में जाते हैं गांधी जी की प्रतिमा पे सिर नवाते हैं, और आज भी उनके लोग जो है वो सफाई का, स्वच्छता का कार्यक्रम ले रहे हैं। तो क्या गांधी जी को उन्होंने एक तरह से झाड़ू पकड़ा दिया है और बाकी विचार छोड़ दिए हैं? बिल्कुल, बापू ने, देखिए बापू ने भी स्वच्छता पे बहुत जोर दिया था, लेकिन बापू ने हमेशा कहा था कि पहले अपने अंदर की का मैल निकाल दो, गंदगी निकाल दो, अपनी विचारों को साफ करो, अपने आचरण में स्वच्छता लाओ, फिर बाह्य स्वच्छता के ऊपर की चिंता करो। आज जिस स्वच्छता अभियान का बापू को चेहरा बना दिया गया, या जिस स्वच्छता अभियान के लिए बापू की ऐनक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिर्फ बाह्य स्वच्छता है। इनके विचारों में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको तो साफ करने की कोशिश नहीं करती। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो उनकी बेचारे की मजबूरी है। गांधी की भक्ति का आडंबर करना उनकी मजबूरी है, वो कोई स्वेच्छा से नहीं करते हैं। जब गांधी को नमन करते होते हैं तभी भी उनके दिलों में तो गांधी के हत्यारों का ही वो स्थापित होते हैं। तो हमने ये जो दंभ है उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्यों गांधी जी से दुश्मनी क्या है संघ की? वो तो हमेशा मतलब थी गांधी के उनके जीवंत विचारों होते में वक्त। और संघ के विचारों में क्या टकराव है, क्या दुश्मनी क्या है मतलब? देखिए, संघ का जो सपना है ब्राह्मण ब्राह्मण वर्चस्ववादी हिंदू राष्ट्र, उसमें सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई था तो वो गांधी था। और उसी के कारण ये जो एक सेक्युलर राष्ट्र का निर्माण हुआ, वो उन्हीं के सपनों को साकार करने की वृत्ति में से हुआ। और ये संघ की बर्दाश्त के बाहर था। आज भी अगर उन्हें कोई चीज रोक रही है उनके ब्राह्मण वर्चस्ववादी हिंदू राष्ट्र की स्थापना से, तो वो गांधी के विचारों की ताकत ही है। उनका मुकाबला आज भी गांधी का विचार ही कर रहा है। तो गांधी के जीवन काल में से ही उनका द्वेष करना ये इनके लिए मजबूरी हो गई थी। और गांधी घृणा के सबसे बड़े सूत्र संचालक संघ है, इसमें कोई शंका की बात अच्छा, नहीं ये है बिल्कुल। जो संघ के लोग या बीजेपी के लोग तमाम प्रचार करते हैं, उसमें से एक ये भी है कि भाई गांधी जी ने पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, नेहरू को बना दिया। हालांकि नेहरू के बारे में भी बहुत दुष्प्रचार है, लेकिन इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये एक पार्टी की आंतरिक बात थी। उन्होंने दो चीजों को जोड़ के एक मिथ्या खड़ा कर दिया है कि सरदार पटेल को पार्टी में मेजॉरिटी मिली, फिर भी गांधी ने नेहरू को थोप दिया। तो कांग्रेस की आजादी के पहले से ये परंपरा होती थी कि कांग्रेस के सारे जो रीजनल वो होते थे, वो लोग अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग करते थे। और उसमें से एक जो चुनाव में जिसको बहुमत मिलता था, उसका नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाता था। लेकिन फिर ये छोड़ दिया जाता था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसको बेहतर समझे उसी को वो चुन लेते थे। तो सरदार पटेल के साथ ये हुआ था जरूर, पर उस वक्त जब वो नेहरू की जो वो हुई, बापू ने कहा कि नहीं पंडित जी की जरूरत है, तो वो ये आखिरी जो स्टेप होता था जो हमेशा हाई कमांड के ऊपर छोड़ दिया जाता जी था कि भाई जी जब जी। हाई कमांड जैसे सुनिश्चित करे वो अध्यक्ष बनेगा। तो तब बापू ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष, मुझे लगता है कि अभी के जो जरूरत है उसमें पंडित नेहरू ज्यादा लायक है मेरे मद्देनजर, और इसलिए अध्यक्ष पंडित नेहरू बने थे। और क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का जो लीडर होना था वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ऐसा अंग्रेजों का फैसला था, तो इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू
बने थे। अब मेरे इन ख्याल से उस दोनों समय चीजों को जोड़कर जी, उन्होंने जी। ये कह दिया है कि भाई प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनने थे और बापू ने पंडित नेहरू को बनवा दिया, जबरदस्ती करवाई, ये वो। मुझे लगता है कि उस समय जो इतना हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस तीनों की वजह से, तो शायद भारत को एक सेकुलर या सर्वधर्म समभाव की दिशा में ले जाने के लिए और दुनिया में जो भारत की जो छवि या नेहरू की छवि, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा कारण रहा होगा वो भी था, गांधी। और दूसरा ये भी कारण था कि सरदार पटेल की जो राजनीति स्टाइल थी वो एकदम वो इम्पल्सिव वो होते थे, वो इमोशनली डिसीजंस ज्यादा लेते थे। और हाँ, बापू हाँ। जानते थे कि उस वक्त एक डिप्लोमेटिक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जो नेहरू पंडित नेहरू के उसमें वर्ताव में साफ दिखाई देता था कि वो मध्यम रास्ता ढूंढने की कोशिश हमेशा करते थे, जबकि सरदार पटेल एकदम से सीमा पर पहुंच जाते थे, एकदम से इम्पल्सिवली डिसीजंस ले लेते थे। तो वो भी एक कारण था कि अभी ऐसी हमारे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कहीं इम्पल्सिव डिसीजन में कोई गलत डिसीजन ले ले और फिर उसके ऊपर पश्चाताप करे। अगर कोई गलती होती है तो उसका बहुत भारी परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जी, तो धीरज के ये भी साथ। एक कारण था। दूसरा एक कारण ये भी था कि पंडित नेहरू की उम्र और उनकी प्रकृति के कारण भी ये फैसला लिया गया था, क्योंकि नए बने हुए राष्ट्र को एक लंबे और स्थिर नेतृत्व की जरूरत थी, और सरदार पटेल की प्रकृति और तबीयत दिन प्रतिदिन दिन बिगड़ रही थी, ये जानकारी बापू को थी। और वो जानते थे कि सरदार पटेल शायद अब ज्यादा जी ना सके उनकी तबीयत के कारण। अगर आप 40 के दशक में बापू और सरदार पटेल के पत्र व्यवहार को देखें तो आप देखेंगे कि हर पत्र में सबसे पहले जो सबसे पहली बात बापू करते थे वो ये होता था, सरदार पटेल को अपनी तबीयत संभालने की वो अच्छा, अच्छा। करते थे, सुझाव करते थे। और हमेशा ये कहते थे कि आप अपनी तबीयत संभालते नहीं हैं, आपकी ज़रूरत भारत को है अभी, और इस तरह से आप अपनी तबीयत को बिगड़ने ना दें। तो ये जो एक चिंता उनके दिमाग में थी वो भी एक कारण था। और देखो आप देखें कि भारत की आज़ादी के 2-3 साल के अंदर अंदर सरदार पटेल चल बसे, और 1 साल के अंदर अंदर वो उन्होंने खटिया पकड़ ली थी। तो वो जो जिन्ना के साथ हुआ, पाकिस्तान में जिन्ना 1 साल के जी, जी। अंदर गुजर गए, और उसके बाद पाकिस्तान में कैसी परिस्थिति हुई वो हम सब जानते हैं। और हिंदुस्तान को संभालने में नेहरू का जो लंबा कार्यकाल रहा वो बहुत बड़ा उसका रोल था। तो ये सारी चीज़ें भी बापू के उस डिसीजन के को इन्फ्लुएंस करने में बहुत एक अहम उसकी भूमिका थी, और ये मुझे हमने लगता है कि समझना उस भी समय चाहिए। की जो यंग जनरेशन थी उसमें भी नेहरू ज्यादा लोकप्रिय थे। इसी तरह भगत सिंह की फांसी को लेकर के भी काफी प्रचार गांधी जी के खिलाफ किया जाता है उसको लेके। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है, और ये भी एक मोटिवेटेड है, क्योंकि भगत सिंह की फांसी एक इमोशनल चीज है, और उसके बारे में अगर बापू के ऊपर दोषारोपण कर दिया जाए तो लोगों में गुस्सा आ जाए, उसका वो बहुत स्वाभाविक बात है। और इसी जानकारी से उन्होंने ये मिथ्या भी लोगों के अंदर डाल दी है कि जानबूझकर बापू ने भगत सिंह को मरवा दिया अंग्रेजों के पास। अगर बापू और इरविन का पत्र व्यवहार भी हम देखें तो आप देखेंगे कि कई चिट्ठियों में बापू ने भगत सिंह की फांसी रोकने की सिफारिश और विनती अरविंद के पास की थी। और लॉर्ड अरविंद के जो सेक्रेटरी, जो बापू और अरविंद की जो गोष्ठी चल रही थी उसमें उसके चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने अपनी जो जब मेमोयर्स लिखे थे तब भी उन्होंने जिक्र किया था कि कई बार
अपनी बातों में गांधी ने इरविन को याद दिलाया था कि आप भगत सिंह को फांसी न दें, आप चाहे तो उसे आजीवन कारावास दे, आप चाहे तो लंबी सजा दे, लेकिन फांसी उसको और उसके साथियों को ना दे, क्योंकि वो होनहार बच्चे हैं और उनकी ज़रूरत हिंदुस्तान को अपने भविष्य में पड़ने वाली है। तो ये बात देखिए, सब लोग कहते हैं कि उन्होंने उपवास करना चाहिए था, लेकिन बापू उपवास का उपयोग ब्लैकमेल करने कभी नहीं करते थे। वो उपवास का उपयोग प्रायश्चित के रूप में हमेशा करते थे। जब भी उनको लगता था कि उनकी कोई कमजोरी के कारण ये समाज में जो दोष दिखाई दे रहा है, वो उसका कारण उनकी कोई नैतिक कमजोरी है, और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो उपवास करते थे। तो ये कह देना कि भाई अपनी मांग पूरी करने के लिए, देखिए उन्होंने कभी हमको स्वतंत्रता दो इसलिए उपवास करता हूँ वैसा कह के कभी उपवास नहीं किया। ये कभी नहीं किया कि भाई तुम मान लेते हो मेरे उपवास के कारण तो मैं स्वतंत्रता के लिए उपवास करता हूँ, आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तो मैं आजीवन उपवास करता रहूंगा, ऐसा कभी नहीं किया था। जी जी। और ये भी हमने समझना जरूरी है कि बापू की दया याचना से अगर भगत सिंह को क्षमा मिल जाती तो क्या वो स्वीकार करते? क्योंकि भगत सिंह ने जो अपना कार्य किया, कृत्य किया, वो ये सोच के किया था कि मेरी शहादत से मैं मेरे देश के युवाओं को एक प्रेरणा दूंगा और उनमें चेतना जगाऊंगा कि वो भी मेरे तरह शहीद होने को तैयार हो जाए। तो उन्होंने तो अपने माँ बाप ने जो क्षमा याचना करने की कोशिश की थी उसको भी नकार दिया था। तो क्या वो बापू की क्षमा याचना कबूल करते? जिसने शहीद होने का फैसला कर लिया था, वो क्या किसी भी स्वरूप में माफी कबूल करते? आई डोंट थिंक वो होता। तो जी ये जी। सब चीजें हमने समझना बहुत जरूरी है। मैं धीरे धीरे उन्हीं बिंदुओं पे जा चला गया जिन पे ये दुष्प्रचार जिन बिंदुओं को लेकर के होता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा युवाओं के लिए जानना जरूरी है। तो एक सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी का मुद्दा है कि भाई उन्होंने फोर्स किया उनको अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कांग्रेस का कुछ। हाँ, किया, और वो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस विचारधारा पे कांग्रेस को बापू ले गए थे और जिस विचारधारा से कांग्रेस का वो नेतृत्व कर रहे थे, सुभाष बाबू की इच्छा थी कि वो पूरा बदल दे और जी कांग्रेस की नीति बदल दे। अब ये तो आज भी होता है और हम उसे मानते कबूल भी कर लेते हैं कि अगर मैं किसी चीज में नायक हूं और मैं अपनी मंशा के तरह अपनी नीतियों के ऊपर अपने पक्ष को चलाऊंगा। अब अगर कांग्रेस में बहुमत होता, नेतृत्व के लिए बहुमत था, सुभाष बाबू को अध्यक्ष के पद की चुनाव में बहुमत मिल भी गया था, लेकिन जब बापू ने ये कहा कि नहीं, या तो तुम हमारे रास्ते पर चलो और अगर आपका रास्ता अलग है तो अलग हो जाओ। तो जब सुभाष बाबू चले गए बाहर, तो कांग्रेस के जिन लोगों ने उनको अध्यक्ष के लिए चुना था वो क्यों नहीं छोड़ के चले गए? उनकी सहमति अगर सुभाष बाबू ये के एक साथ अलग होती प्रकरण है कि तो वो सुभाष चल बाबू जाते। सेना पर मतलब एक बनाना प्लस जाके हाँ, जर्मनी जाके जिस तरह से वो मिले, तो वो भी एक गांधी जी तो उस रास्ते पे कभी नहीं जाने देते बिल्कुल, हिंदुस्तान को या बिल्कुल। कांग्रेस को। और जी इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि बापू के फैसले के साथ कांग्रेस का बहुमत शामिल जी था, और उन्होंने भी, और बापू की उदारता भी ये थी कि सुभाष बाबू को कभी ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं करोगे और कांग्रेस में बैठे रहोगे। उन्होंने कहा अगर तुमको लगता है कि तुमने जो रास्ता चुना है वो सही है तो कांग्रेस से बाहर होके तुम जरूर अपने रास्ते पे चलो। और उन्होंने, सावरकर ने जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ मिलकर सुभाष बाबू के सैन्य को हराने की रीति में अंग्रेजों का साथ दिया, वैसा बापू ने कभी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया कि भाई मैं इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ हूं तो चलो उसको हराने के लिए मैं हमारे लोगों को तुम्हारे साथ जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अगर आने वाले आपको हरा देते हैं तो हरा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे।
तो ये हमने समझना जरूरी है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का रास्ता आसान कर दिया कि तुम पार्टी के बाहर रह के तुमको जो करना है करो, मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। आईएनए के अफसरों को जब उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा ब्रिटिश सरकार चला रही थी, तो पंडित नेहरू और बाकी सबों को बापू ने ही भेजा था कि जाके उनका बचाव करो, उनको रिहा करो। और जब उनको बुलाया गया वाइसरॉय के साथ कि भाई चलो अब ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि बात करनी है तो सबसे पहले आईएनए के जो सैनिकों को तुमने बंदी बनाया है उनको आज़ाद कर दो, उनके ऊपर के सारे मुकदमे खारिज कर दो, फिर मैं बात करूंगा तुम्हारे साथ। तो ये आप सब भी हमने समझना बहुत जरूरी है। जी जी, आपने बहुत सारी पेचीदगियों के बारे में बताया। आपने बीच में सावरकर जी का जिक्र किया, और मैं अंडमान के उस जेल को भी देखने गया था जहां सावरकर जी थे, और जिस कोठरी में थे और जिस तरह की यातनाएं उन्होंने वहां सही। तो ये लोगों के बात गले नहीं उतरती कि फिर वो अंग्रेजों से मिल गए, क्यों मिल गए, ऐसा क्या मतलब? उनका विल तोड़ दिया अंग्रेजों ने, उनके साथ जो किया उसमें वो उनकी जो स्पिरिट थी वो टूट गई। पर आपने ये याद रखना चाहिए कि सावरकर के साथ वैसे कई सत्याग्रही थे जिन्होंने अपनी पूरी काला पानी की सजा उन्हीं यातनाओं को सहते हुए गुजारी, पर कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी रिहाई आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की सरकार ने उनको रिहा किया, तब तक वो अंग्रेजों की हिरासत में सारी यातनाएं सहते हुए काला पानी की सजा भुगतते रहे, लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया। वैसे कई कैदी काला पानी में रहे थे, सावरकर अकेले नहीं थे जिनको काला पानी की सजा दी गई थी या और उनको वो यातनाएं सहनी पड़ी थी। वो सारे जितने भी काला पानी में कैदी थे उनको सबको वो सजा भुगतनी पड़ी थी, वो यातना सहनी पड़ी थी, वो देश निकाला की पीड़ा उनको सहनी पड़ी थी। तो ये सब हमने याद रखना बहुत जरूरी है। आपका बस कुछ मिनट और लूंगा, कुछ मिनट आपको और लूंगा हाँ मैं। जरूर जरूर। जी, तो क्या मतलब ये पढ़ा था मैंने कि सावरकर जी के लिए पूना में अंग्रेजों ने एक बंगले का इंतजाम किया था और कलेक्टर से ज्यादा उनको पेंशन दिया था। तो रत्नागिरी इतना में, इतना जहाँ रहम, रत्नागिरी, इतना रहम क्यों सावरकर जी के पर किया था अंग्रेजों ने? सावरकर ने उनके साथ वफादारी का वचन दिया था उनको। जब उनको रिहा किया गया था तो उनके माफीनामा के साथ साथ वफादारी का वचन भी उन्होंने दिया था कि मैं जीवन भर आपके साथ वफादार रहूंगा और आपके खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। तो जब वफादारी का वचन सौगंधनामा दे दिया हो तो फिर ये स्वाभाविक है कि अंग्रेज उनको उनकी रहने की व्यवस्था कर दे। जो जो घर का इंतजाम किया था वो रत्नागिरी में जी जी किया गया था, क्योंकि काला पानी के बाद उनको रत्नागिरी में नजर कैद रखा गया था, जहां उनको उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन था कि वो रत्नागिरी के बाहर कहीं नहीं जा सकते। और पेंशन भी दिया था, ये भी सही और है। पेंशन उनको मरणोपरांत पेंशन की भी व्यवस्था कर दी थी, और वो व्यवस्था उस पेंशन में बढ़ोतरी के लिए बार बार सावरकर जी ने अपील भी की थी कि भाई अब इतने में मेरा गुजारा नहीं होता, अब मुझे मेरा पेंशन बढ़ा के दे दीजिए। ऐसी चिट्ठियां भी सावरकर ने अपने जीवन में अंग्रेजों से करते रहे थे वो। अच्छा, गांधी जी ने जो हिंद स्वराज में भी हिंट किया है, सावरकर जी जो उस समय लंदन में रह के कर रहे थे, तो गांधी जी का और सावरकर का मूल मतभेद किस बात पे था, किस बात से उनका, और क्यों सावरकर जी चिढ़ते थे गांधी जी से इतना? देखिए, सावरकर का की आस्था हिंसात्मक क्रांति में थी। वो जो यूरोपियन एनार्किस्ट थे उनके उनसे प्रभावित थे, और उनको लगता था कि एक खून भरी क्रांति से ही हमें आज़ादी मिल सकती है। जबकि बापू पहले से ही ये मानते थे कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें अहिंसक क्रांति करनी पड़ेगी जो सस्टेन हम कर सकेंगे। तो वो मतभेद
थे और इसके कारण जाकर उनमें विचारों का के मतभेद होना स्वाभाविक था। बहुत उनके रास्ते एकदम से अलग, दिशा अलग थी, रास्ते अलग थे। तो ये समझना बहुत नहीं जरूरी है। तो और क्या इस हद तक, हाँ, सावरकर क्या, कट्टरवादी भी थे पहले से। नहीं तो वो क्या इस हद तक दोनों के विचार अलग थे बिल्कुल कि, भिन्न थे, एकदम भिन्न थे। नहीं कि जैसा कि आरोप लगा, हालांकि बाद में सावरकर साहब बरी हो गए थे कोर्ट से, कि उनकी मतलब हत्या में वो शामिल होते, मतलब ऐसा संदेह का हाँ कारण बिल्कुल, बनता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सावरकर ने, आप देखें तो जब भी जो भी क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया उसमें हत्या ही करवाई थी। उन्होंने अंग्रेजों की हत्या करवाई, अपने से विपरीत विचारधारा के लोगों की हत्या वो करवाते थे। और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते थे जिसमें हिंसा उनकी फितरत थी। ये समझना जरूरी है, कोई गांधी हत्या से उनके दिलों में हत्या की राजनीति का जन्म नहीं हुआ था। वो पहले से हत्या की राजनीति का पुरस्कार करने वाली विचारधारा थी। तो आज भी ये जो हिंसा की विचारधारा राजनीति में चल रही है, वो सावरकर की देन आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये हिंसा की राजनीति करने वालों के आराध्य सावरकर है। एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए बापू की हत्या नहीं होती और वो 125 साल, हालांकि बाद में वो कहने लगे थे कि मेरी अब इच्छा नहीं रही 125 साल जीने की, अगर वो हम्म। 125 साल जीते तो क्या करते? हिंदुस्तान को किधर ले जाते? देखिए, आखिरी दिनों में वो निराश बहुत हो गए थे, क्योंकि अब उन्होंने जिन सपनों का राष्ट्र निर्माण करने का सोचा था, वो सपना टूटता हुआ उन्होंने अपने जीवन काल में देख लिया था। लेकिन बापू निराश होकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए अपने सपने को पूरा पुनर्जीवित करने के लिए वो कार्यरत रहे होते। उसमें उनको सफलता मिलती कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो हाथ में हाथ धरे आंसू टपकाते नहीं बैठते कि मेरे सपनों का भारत टूट गया करके। कहीं वो उन्होंने लिखा दुखी है कि, जरूर होते, कहीं पर उन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन फाइटर ऑल माय लाइफ, तो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल, जूझते फिर आखिरी भी। दिन तक, आखिरी दिन तक उनका इरादा दृढ़ था कि जो मैंने सोचा है वैसा राष्ट्र निर्माण करने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करता रहूंगा। तो अगर वो जीवंत रह जाते तो कभी हाथ में हाथ धरे या अपने आश्रम में जाके बैठ नहीं जाते। वो जहाँ जहाँ उनको वो जरूरत दिखती वहाँ वहाँ समाज में कार्यरत रहते और जो बिगड़ रहा था उसको सुधारने की कोशिश करते रहते। पाकिस्तान जाने की बात भी उन्होंने की थी। बिल्कुल, वो तो चाह रहे थे कि फरवरी में ही वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाए और वहाँ प्यार का संदेशा अपना लेके चले और दिलों की दूरी मिटाने की कोशिश करे। वो चाहते थे कि जैसे यहाँ मुस्लिम सुरक्षित हैं, महफूज, वैसे वहाँ हिंदू भी सुरक्षित रहे, ऐसा वो बिल्कुल अपील करने जाने वाले थे माहौल। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। सवाल मेरा छूट गया, अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त हो तो। जी, जो गांधी जी के खिलाफ तमाम प्रचार हुआ, उसमें अंबेडकरवादी भी हैं, संघ के अलावा बिल्कुल अंबेडकरवादी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जबकि अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि भाई जितना मैं उम्मीद करता था, जितना मैंने मांगा था अंग्रेजों से, उससे ज्यादा पुनः पैक्ट में गांधी जी ने हमें दिलाया, जो उस समय दलित थे। तो बिल्कुल थोड़ा सा, और बाद में गांधी जी की ही मुझे लगता है कि प्रेरणा से अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाके फिर कानून मंत्री बनाया गया। तो इसके बावजूद अंबेडकर वादियों के मन में इस तरह का भ्रम क्यों है कि गांधी और अंबेडकर को, मैं समझता हूँ गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन वो इस तरह से एक दूसरे के विरोधी क्यों, और खास करके जो काशीराम मायावती की राजनीति रही है। देखिए, उनकी जो राजनीति है वो दलितों के शोषण की ही राजनीति है। उन्होंने दलितों के उद्धार की राजनीति कभी नहीं की है। एक तरीके से अपनी राजनीति को शक्तिशाली करने के लिए उन्होंने दलितों के साथ वही व्यवहार किया है जो सवर्णों ने दलितों के साथ किया है। और
ये जो गांधी अंबेडकर द्वेष की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने ना गांधी को कभी समझा, गांधी को समझने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उनको सही में बाबा साहेब अंबेडकर भी समझे नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो मतभेद था उसको द्वेष में परिवर्तित करके वो राजनीति करने की कोशिश की है। तो ये जरूरी है समझना कि जो लोग अपने जो आदर्श मूर्ति है उसको ही नहीं समझ पाए हैं, तो वो दूसरों को क्या समझेंगे, ये है। और इसीलिए जिस प्रकार से बाबा साहेब अंबेडकर ने सोचा था कि अपना जो समुदाय है उसके उद्धार के लिए जिस प्रकार की नीतियां बाबा साहेब ने पर्याप्त समझी थी, उनको ये जो दलितों के कथित नेता है उन्होंने निष्फल बना दिया है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए जो दलित समाज है उसको उसी लेवल पर अटकाए रखना जरूरी है, अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अगर उनका उद्धार होके जो सपना बाबा साहेब ने देखा था वैसे वो लोग हो जाए और एक समता पूर्ण समाज की स्थापना हो जाए, तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए ये हमने समझना बहुत जरूरी है कि जब राजनीति आ जाती है तो उसमें फिर सेवा का भाव नहीं रहता, उसमें स्वयं सेवा बन जाती है। तो जो ये कथित दलित नेता है वो दलितों में जो ब्राह्मण बन गए हैं वो है। और मेरे ख्याल से जहां तक दलित का उसकी बात है, तो सबसे पहले गांधी जी ने ही शुरू किया, जबकि अपने मेरे ख्याल से परिवार में और समाज में भी विरोध हुआ कि उन्होंने एक दलित परिवार की कन्या को गोद लिया, उसका रखा, उसका विवाह किया, मंदिरों में प्रवेश के लिए जो है वो संघर्ष किया, उनको समता के अधिकार की बात की। और गांधी जी मुझे लगता है कि दलितों के को बराबर लाने के लिए जो समाज में आम सहमति बनाने का काम किया, जो केवल अंबेडकर जी से नहीं हो सकती थी। अगर गांधी ने उसके लिए दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह पे था। बाबा साहेब ने जिस तरीके से दलित उद्धार और जो छुआछूत की व्यवस्था का खंडन करने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया, उसका भी महत्व उतना ही था जितना बापू ने किया था। उनके रास्ते अलग थे, उनका वो तरीका अलग था, लेकिन मकसद दोनों का एक था और पूरक था, एक दूसरे को पूरक था। उन्होंने कभी अपने कार्य प्रणाली से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कभी नहीं की थी। उन्होंने ये समझा था कि हाँ, वो भी वही कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ, और उसको उतना ही अधिकार है कि अपने तरीके से वो उसे करे। तो ये हमने समझना, ये जो द्वेष का प्रचार है वो केवल अपनी राजनीतिक ताकत को बरकरार रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई सातत्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी। करीब पौन घंटे से ज्यादा हो गए, आपने समय दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत और शुक्रिया आपका शुक्रिया। फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे, अभी और कई पहलू हैं गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, आपसे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।